What's up students? Myself Kushagar and welcome back to the channel. तो आज हम अपने 70 डेज चैलेंज के डे नंबर 2 पे हैं एंड आज का जो सब्जेक्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 8 विच इज कंट्रोलिंग। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको प्रॉपर या क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भैया इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, तो ये सब बात जब हो गई है, अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। भाई कंट्रोलिंग के चैप्टर में सबसे पहला ही जो मेरा टॉपिक आता है वो है मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। इस चैप्टर में या फिर जो भी हमारे मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं उन सब में कुछ बहुत चीज़ें तो डायरेक्ट ही चल रही है। वैसे तो ज़्यादातर केस स्टडीज आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग है, तुम्हें पता है कि किस केस स्टडी को कैसे आइडेंटिफाई करना है या फिर उसका आइडेंटिफिकेशन अगर तुम्हें बेस पता है कि भैया इस कंसेप्ट से आया है ये, तो ईजिली कर लोगे। अगर वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो मुश्किल होगा केस स्टडी को सॉल्व करना और अच्छे मार्क्स स्कोर करना भी मुश्किल होगा। ठीक है, तो जहां तक बात आती है कंट्रोलिंग की मीनिंग की, तो कंट्रोलिंग का बड़ा ही सिंपल सा मीनिंग है और एक ट्रिक भी है। जितने भी फीचर्स है हमारे अपने मैनेजमेंट के अंदर, तो उन सब की या फिर जितने भी प्रोसेसेस है हमारे मैनेजमेंट के अंदर, उन सब की मीनिंग्स को याद करने का बहुत ही एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर हम देखें ट्रिक क्या है, वो है कि जितने भी इसके फीचर्स हैं उन सबको एक साथ डाल दो अपनी डेफिनेशन में। उससे आपकी डेफिनेशन नहीं बन जाएगी। जैसे कि कंट्रोलिंग का लेके चलते हैं। कंट्रोलिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस या कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव्स एंड टेकिंग करेक्ट या करेक्टिव एक्शंस सो टू रिड्यूस द अकरेंस ऑफ सच डेरिवेटिव्स। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। अगर कोई डेरिवेटिव आ रहा है तो उस डेरिवेटिव के लिए करेक्टिव मेजर्स लेना एंड उसको हटाना जिससे कि वो फ्यूचर में ना हो सके। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन। अब जो नेक्स्ट है मेरा वो है कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब पहला प्रोसेस है मेरा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आपको सेट करने हैं सबसे पहले तो, लेकिन स्टैंडर्ड्स होता क्या है? स्टैंडर्ड्स आपके वो कुछ एक मापदंड या फिर कुछ आपके डेजिग्नेटेड गोल्स होते हैं जो कि आप सेट करते हो अपने प्लानिंग के प्रोसेस के टाइम पे। अब स्टैंडर्ड्स आप सेट कर सकते हो क्वांटिटेटिव बेसिस पे या फिर क्वालिटेटिव बेसिस पे भी। एंड एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड्स को सेट करते हुए थोड़े से वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, इतने भी रिजिड ना हो, इतने भी फिक्स्ड ना हो कि आप उसमें कुछ भी तरह का मॉडिफिकेशन ना कर सको। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं? अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो भाई जहाँ पे नंबर्स होते हैं, जैसे कि मुझे अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है 20% से, मुझे अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है 15% से, तो ये सब आपके क्वांटिटेटिव आते हैं जिसमें कि कुछ नंबर्स हो। फिर आते हैं मेरे क्वालिटेटिव वो जिसमें कि नंबर्स नहीं है लेकिन मुझे परफॉर्मेंस या फिर एक्सपीरियंस बढ़ाना है। जैसे कि कस्टमर केयर एक्सपीरियंस मुझे बेटर करना है या फिर जो लेबर टर्नओवर है या फिर एब्सेंटिज्म है उसको मुझे रिड्यूस करना है। तो ये सब कुछ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड मेरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल स्टैंडर्ड्स या एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब हम मेजर करते हैं तो वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव और रिलायबल मैनर में होनी चाहिए। कोई भी इसमें बायसेस या फिर सब्जेक्टिव मैनर ना हो, इसके अंदर कोई भी अपना खुद का कोई बायस ना लेके आ जाए। फिर जिस यूनिट में हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उसी यूनिट में हमें इसको मेजर भी करना पड़ेगा। बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल बात है ये। एंड एट लास्ट अगर पॉसिबल है तो जैसे जैसे आपका प्रोसेसेस चल रहे हैं, जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, उसी टाइम पे ही उसको मेजर करते रहा करो या फिर प्लान्स ही ऐसे बनाओ कि आप हर एक स्टेप ऑफ इन्वॉल्वमेंट या फिर हर एक स्टेप ऑफ प्रोडक्शन पे ही चीज़ों को मेजर कर सको, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ मैच करके देख सको, तो ज़्यादा बेटर होगा वो। अब कुछ टेक्निक्स भी होती है हमारी मेजर करने की अपनी परफॉर्मेंस को। पहले आप प्रोफेशनल रिपोर्ट्स बना सकते हो, जैसे कि कुछ रिपोर्ट बनाई गई, जो सुपीरियर है वो रिपोर्ट बना रहा है कि कैसी परफॉर्मेंस की गई है। उसके बाद पर्सनल ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हो कि खुद पर्सनली जाके ऑब्जर्व करो कि हाँ भाई काम कैसे हो रहा है। सैंपल चेकिंग कर सकते हो कि रैंडमली आपने क्वालिटी चेक करने के लिए किसी सैंपल में से चीज़ें निकाल ली, कोई एक सैंपल निकाल लिया। या फिर आप अकाउंटिंग रेशियोज भी निकाल सकते हो। अब अकाउंटिंग रेशियो जैसे कि आपके नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये सब भी तरीके हैं आपके मेजरमेंट करने की अपनी परफॉर्मेंस की। ठीक है, अब आता है मेरा थर्ड स्टेप, वो है कि कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब कंपेयर हम कैसे करेंगे? कंपेयर करने के बड़ा ही सिंपल तरीका है
कि जो भी आपकी स्टैंडर्ड आपने सोचा था प्लानिंग के स्टेप पे ही कि भाई ये ऐसे ऐसे मेरे स्टैंडर्ड्स काम करेंगे, फिर मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए। एग्जाम्पल हो सकता है कि मुझे अपनी सेल्स को 15% से बढ़ाना है, ठीक है। तो अब सेल्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको बाद में मेजर करोगे। तो आपने मेजर भी कर लिया, अब आप चेक कर रहे हो दोनों को कंपेयर करके सामने सामने कि सेल्स मेरी बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी, ज़्यादा नहीं बढ़ी। यहाँ 15% बढ़नी थी, सिर्फ 12% बढ़ी, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा पॉइंट कि कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। अब जो मेरा फोर्थ पॉइंट आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस का, वो है एनालाइजिंग डेरिवेटिव्स। अगर हम अपने प्रीवियस एग्जांपल को ही लेके चले कि सेल्स जहाँ 15% बढ़नी थी वो सिर्फ 12% बढ़ी, तो ये जो 3% नहीं बढ़ी, अब यहाँ पे हमारा एक डेरिवेटिव आ कि ये 3% नहीं बढ़ी। अब ये क्यों नहीं बढ़ी, हम इसको एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज करने के भी दो तरीके हैं, ठीक है। हमने कंपेयर कर लिया दोनों परफॉर्मेंस को, एक्चुअल को स्टैंडर्ड से, कुछ डेरिवेटिव आया, हम उसको एनालाइज करें। डेरिवेटिव्स को अगर मैं एनालाइज कर रहा हूं तो उसका जो मेरा पहला तरीका है वो है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे लिए चेक करना कि हम कैसे डेरिवेटिव्स को हटा सकते हैं, फिर एनालाइज कर सकते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में होता क्या है एक्चुअली में? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में हम सबसे पहले तो अपने चेक निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमारे की रिजल्ट्स एरियाज क्या क्या है। की रिजल्ट एरिया फिर KRA वो एरियाज होते हैं कि जो क्रिटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्म के लिए। अगर इन KRAs में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पूरी फर्म को सफ़र करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो हम ये सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं किसी भी तरह का अगर डेरिवेटिव आता है मैनेजमेंट के सामने। इस चीज़ को हम अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मैंने कोई प्लान बनाया वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो उसके जो बेसिक जो की पॉइंट्स हैं या फिर की रिजल्ट एरियाज है मैं उनको ढूंढ सकता हूँ। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि मैन्युफैक्चरिंग का ही या फिर मैनेजमेंट को लेके कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसके लिए 10% लेबर कॉस्ट का बढ़ना ज़्यादा क्रूशियल है एज कंपेयर टू 15% सिर्फ पोस्टल सर्विसेज के एक्सपेंस का बढ़ना। उसको वो एक बार को नजरअंदाज भी कर सकता है, लेकिन अगर 10% लेबर कॉस्ट बढ़ रही है तो वो एक सोचने की चीज है, आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये तो था मेरा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एनालिसिस। अब जो मेरा सेकंड मेथड है एनालाइजिंग डेरिवेटिव्स का, वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस जैसे कि कहा जाता है एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग टेंड्स टू कंट्रोल नथिंग। ये अगर सब कुछ कंट्रोल करने जाओगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जो भी मेरे डेरिवेटिव्स हुए हैं क्या वो मेरे परमिसिबल लेवल के अंदर है या मेरे एग्रीएबल लेवल के अंदर है, तो ठीक। अगर नहीं है तब मैं स्टेप्स लूंगा उनके ऊपर, और उसमें भी जो मेजर डिटेल्स है, फिर जो मेजर डिफेक्ट्स है, मैं उसके ऊपर काम करूंगा। मैं माइनर डिटेल्स या फिर जो छोटे छोटे इश्यूज है उसकी तरफ मैं ध्यान भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये वाला मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो मेथड है उसको हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। अब जो मेरा फिफ्थ एंड लास्ट प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग का, वो है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब आपने डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए, आपको पता चल गया क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक्शंस लेने हैं, ठीक है। तो एक्शंस लेने से पहले भी आपको कुछ चीजें सोचनी पड़ती हैं कि क्या जो डेरिवेटिव्स आए हैं क्या वो परमिसिबल लेवल या फिर एग्रीएबल लेवल के अंदर है। अगर अंदर है तो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो वो एक्सपेक्ट ही किया था कि इतना तो नुकसान होगा ही होगा, इतना तो डेरिवेटिव्स आएंगे ही आएंगे। अगर उसके अंदर आ रहा है, उस लेवल के अंदर या उस लिमिट के अंदर है तो कोई बात नहीं है, अगर उससे ज़्यादा है तब सोचने की बात है। अब अगर उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको फाइंड आउट करना है कि भैया मेरे की रिजल्ट्स एरियाज कहाँ कहाँ हैं। जो भी मेरा इशू आया है, जो भी मेरा डेरिवेटिव आया, उसमें मेरा की रिजल्ट एरिया क्या था, किस एक पॉइंट की या किस एक दो पॉइंट की वजह से मेरी जो डेरिवेटिव्स आए हैं वो इतने ज़्यादा आए हैं, ठीक है। जैसे ही आपने फाइंड किया उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम एक्शंस नहीं ले पाते क्योंकि हमें की रिजल्ट एरिया मिलता ही नहीं है। हमने बहुत ढूंढा, और अगर आप ज़्यादा ढूंढने लगोगे तो टाइम वेस्ट होगा बेकार का। तो उस फिर की रिजल्ट एरिया को ना ढूंढ के आपको जो आपका पूरा मेथड था, पूरा जो स्ट्रैटेजी थी, उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर उसको रिवाइज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्विक डिसीजन लेना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मेरे 5 अलग अलग कंट्रोलिंग के प्रोसेस थे, आई होप समझ आ गया होगा। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, एंड ये टॉपिक आ रहा है तो इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली, कुछ ना कुछ केस स्टडी बना के आपको दे देंगे ये लोग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है?
अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, मेरा पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर, बहुत सिंपल सा है। अब कंट्रोलिंग कैसे हेल्प करता है? कंट्रोलिंग हमें सबसे पहले तो एक वो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म की मैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ अब तक मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो चुकी है। फिर अगर किसी भी तरीके का डेरिवेटिव आता है, चाहे वो अगर परमिसेबल लेवल के अंदर है तो ठीक, अगर उससे ज़्यादा है तो मैं उसके ऊपर तुरंत करेक्टिव एक्शंस भी ले सकता हूँ, जिससे कि मेरी फर्म को किसी भी तरीके का फ्यूचर में लॉस ना हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है वो एक तरह से ट्रैफिक सिग्नल या फिर ट्रैफिक साइंस की जैसे, या रोड साइंस जो होते हैं उनकी तरह काम करता है, जो कि फर्म को हमेशा सही रास्ते पे रखता है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो फर्म रास्ता भटक जाएगी और खो जाएगी, और हो सकता है एक टाइम पे बंद हो जाए। ठीक है, तो ये है मेरा पहला इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सेकंड जो मेरा इंपॉर्टेंस है वो है जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स या फिर परफॉर्मेंस। सेकंड जो मेरा इंपॉर्टेंस है वो है जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड्स। अब जैसे ही कंट्रोलिंग का प्रोसेस है भैया, हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में एक डेरिवेटिव या फिर कंपैरिजन करने का मौका मिलता है। एंड इसी स्टेप पे हम एक्चुअली में जज कर सकते हैं कि भैया जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है वो क्या बेटर हुई है, क्या बुरी हुई है। और अगर कोई बुरी हुई है तो मैं इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ, और अगर बेटर हुई है तो मुझे पता है कि भैया क्यों वो बेटर हुई है, मैं ये भी निकाल सकता हूँ। तो इस स्टेप पे हम इजीली जज कर पाते हैं कि जो भी मेरी परफॉर्मेंस हुई है, और आपकी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें पीछे डाउन प्ले करती हैं या फिर पीछे रोल प्ले करती हैं उसके साइड में, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि मैंने जो प्रोसेसेस किए हैं, मैंने जो स्ट्रैटेजीज बनाई है, मैंने जो रूल्स बनाए हैं, मैंने जो प्लान्स बनाए हैं, अपने जो एक्शंस लिए गए हैं वो सही थे। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर आपकी परफॉर्मेंस कुछ में कुछ गड़बड़ है तो आपको कहीं ना कहीं डिफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जज बहुत इजीली कर सकते हैं इस चीज़ को। फिर थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपके कंट्रोलिंग के प्रोसेस में डेरिवेटिव्स कम से कम आए हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि भैया आपने जो रिसोर्सेज थे उनको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ऑप्टिममली यूज किया है। आपने ऐसा नहीं किया कि बस रिसोर्सेज को बर्बाद किया है या फिर सिर्फ यूज किया, आपने ऑप्टिममली यूज किया है रिसोर्सेज को, जो कि एक अच्छा साइन है अगर आपकी कंट्रोलिंग के टाइम पे बहुत कम डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। क्लियर। फिर फोर्थ आता है मेरा कि इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अभी ऑर्डर एंड डिसिप्लिन कैसे इंश्योर करेगा? क्योंकि कंट्रोलिंग के टाइम पे हम भैया एक क्लोज चेक रखते हैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी के ऊपर एक क्लोज चेक रखा जाता है उनकी परफॉर्मेंसेस को, या तो उस टाइम पे या फिर कॉन्स्टेंटली मेजर किया जाता है। और इस मेजरमेंट की वजह से ही जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट भी परफॉर्म कर रही है, उसके ऊपर एक नज़र रहती है। नज़र रहने की वजह से काम अच्छी तरह से हो पाता है और डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन रहता है, केओस नहीं हो जाता पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। फिर फिफ्थ मेरा पॉइंट है इंप्रूविंग द मोरल और मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब कंट्रोलिंग मोटिवेशन और मोरल कैसे इंप्रूव करता है? क्योंकि कंट्रोलिंग के टाइम पे आपको पहले से ही पता है, मतलब प्री कंसीव्ड आपके दिमाग में ये चीज़ है कि भैया मेरे को इस ही स्टैंडर्ड में परफॉर्म करना है। ठीक है, और जो मेरी परफॉर्मेंस को मेजर भी किया जाएगा वो इस स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही किया जाएगा। तो उनको इन एडवांस ही पता है कि भैया हमें परफॉर्म करना कैसे, हमें गोल्स को कैसे अचीव करना है। तो जिससे क्या है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं, उनका मोरल हाई रहता है, एंड वो कोशिश करते हैं हमेशा कि भैया जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनको हम मीट करें, क्योंकि इसी के बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा और फ्यूचर में जो प्रमोशंस हैं या जो सैलरी इंक्रीमेंट्स हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कंट्रोलिंग के टाइम पे एम्प्लॉयज या मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहता है। ठीक है। फिर जो मेरा सिक्स्थ पॉइंट है, जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग प्रोसेस का, फिर कंट्रोलिंग के पूरे मेथड का, वो है कि इट हेल्प्स या इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कैसे होता है भाई? क्योंकि पहले से ही कंट्रोलिंग के टाइम से पहले से ही आपको पता है कि भाई स्टैंडर्ड्स क्या है, और उनको वेल कोऑर्डिनेटेड करके ही बनाया गया है कि भाई हर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के ही उनको बनाया गया है। तो फिर आप पहले से ही जानते हो कि भैया मुझे किस डिपार्टमेंट के साथ किस तरह से काम करना है, कैसे कोऑर्डिनेटेड हैं हम लोग, तो जिससे कि ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक वेल कोऑर्डिनेटेड एटमॉस्फेयर रहता है। ठीक है, तो ये कुछ थे मेरे 6 इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वो है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। वो चीज़ नहीं आ रही आपके एग्जाम में,
उसको डिलीट कर दिया गया है। अब इसके बाद जो एक छोटा सा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग का नेचर कैसा होता है? तो पहला जो मेरा नेचर है कंट्रोलिंग प्रोसेस का वो है कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, कैसे? क्योंकि इस प्रोसेस में ही हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, फिर उसमें से डेरिवेटिव्स अगर कुछ है तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं एंड उनको एनालाइज करने के बाद हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, जिससे कि जो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ओके, अब सेकंड जो है मेरा कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव। अब कंट्रोलिंग और परवेसिव होती है कि कंट्रोलिंग हर जगह चलती है। आप हर एक अलग अलग लेवल्स ऑफ बिजनेस में देखोगे, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग को देखोगे, एम्प्लॉयज के बीच में कंट्रोलिंग देखोगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रोलिंग देखोगे, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो कंट्रोलिंग के इस ब्रह्मास्त्र को यूज करते ही करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोलिंग ऑल परवेसिव है, हर जगह आपको दिखती है, इवन दो आपकी लाइफ में भी आपको कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी। सीधी सी बात है कि अगर आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और आपका एग्जाम हो गया, अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भैया क्या क्या करेक्टिव, क्या क्या आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस दी, उसमें एनालाइज करो डेरिवेटिव्स क्या है और करेक्टिव एक्शंस लो। ठीक है, तो ऑल परवेसिव होती है। थर्ड जो नेचर है कंट्रोलिंग का वो है कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कंट्रोलिंग के स्टेप में हम करते क्या है, सबसे पहले तो हम मेनली परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड को एक्चुअल से, फिर अगर कुछ डेरिवेटिव्स आए तो हम एनालाइज करते हैं और करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो इसको कतई भी ये मत सोचना कि भाई कंट्रोलिंग आपका लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट है, यहां से साइकिल दोबारा से चालू होता है। क्योंकि जैसे आपके कुछ डेरिवेटिव्स आए, आपने एनालाइज किया, तो उस हिसाब से आप एक्शंस लोगे, एक्शंस देने के बाद वो काम होगा, फ्यूचर में फिर वो डेरिवेटिव नहीं आएगा। तो कंट्रोलिंग आपको हमेशा जो साइकिल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमेशा घुमा के रखता है कि जैसे ही आपने कंट्रोलिंग तक पहुंचे फिर दोबारा से साइकिल चालू होगा और फिर आप कंट्रोलिंग पे आओगे, फिर दोबारा साइकिल चालू होगा। ठीक है, और ये क्यों होना चाहिए? जिससे कि जो कंपनी के फ्यूचर गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सके। इसलिए कंट्रोलिंग का बार बार होना, इस साइकिल का बार बार चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास और ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। अगर ये चैप्टर आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो दोबारा देख लेना या फिर कमेंट डाउन बिलो। अब जरा एक समरी भी देख लेते हैं हम इस चैप्टर की। आज की वीडियो में हमने क्या क्या, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि भाई मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग क्या होता है, फिर कंट्रोलिंग के अलग अलग प्रोसेसेस क्या है। प्रोसेसेस में मेरे कई सारे प्रोसेसेस हैं, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग डेरिवेटिव्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो ये कुछ 5 मेरे प्रोसेसेस थे कंट्रोलिंग के अंदर। फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग भी देखा कि इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग का, एंड लास्ट हमने देखा कि नेचर ऑफ कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग किस नेचर की है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये भी हमने थोड़ा सा स्टडी किया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आया है तो भाई वीडियो को दोबारा से देख लेना, या फिर कमेंट डाउन बिलो कि मुझे वीडियो समझ नहीं आई, आप दोबारा से बनाओ, मैं दोबारा से बना दूंगा। ठीक है, एंड जो 70 डेज चैलेंज लिया है हमने, उसकी वीडियो कहीं ऊपर ही होगी। अगर नहीं देखी तो वो पहले वीडियो देखना, फिर समझ आएगा कि ये 70 डे चैलेंज है क्या। एंड बस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले भाई लाइक कर देना वीडियो पे, अगर पसंद आई है वीडियो तो शेयर भी कर देना, अगर और पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना, क्योंकि भाई मैं जब भी कोई वीडियो लाऊं इस 70 डे चैलेंज के अंदर तो वो आपके पास पहले पहुंचे एंड आप उसको देख लो। ठीक है, सो अब फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, यू ऑल कैन अचीव एनीथिंग यू वांट if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Bye.